कहानी शुरू होती है एक विलेज से जो कि पूरी तरह से तबाह हो रहा था। कई सारे लोग वहां से अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और कह रहे थे कि जो बारवन के लोग हैं वो वहां पर आ चुके हैं। जो बारवन के लोग थे वो तो लोगों को बेरहमी से मारने पर तुले हुए थे। लेकिन हम वहां पर एक आदमी को भी देखते हैं जो कि उनके खिलाफ लड़ रहा था। हम एक लेडी को देखते हैं जिसका बच्चा कुछ ही दिन पहले जन्मा हुआ था और वो लेडी रहम की भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन वो बारवन उस पर रहम नहीं खाता और मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो जैसे ही अपना हाथ आगे करता है उसकी बॉडी से उसके हाथ को ही जुदा कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर एंट्री जो थी वो हो गई थी कियोंग की। कियोंग वहां पर आकर उसका हाथ तो काटता ही काटता है बल्कि उसका सिर भी उसकी बॉडी से जुदा कर देता है। और हमें डार्कनेस में बताया जाता है कि बारवन के लोग जिस भी विलेज पर और जहाँ भी लोगों को मारते हैं और लूटपाट करते वहां पर कियोंग आ जाता है और बारवन के लोगों को ढूंढ कर खत्म करता है। और आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने गियोंग को फाइट करते हुए देखा हो सिवाय एक आदमी के या फिर एक लेडी के। और गियोंग को एक शैडो घोस्ट भी कहा जाता है। और हम जैसे ही सुबह होती है हमें सीन दिखाया जाता है उसी विलेज का जो कि काफी ज्यादा लोग वहां पर मारे जाते थे और जो वहां का जो मजिस्ट्री था वो आ चुका था जो कि इन सबको देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वहां पर एक जो एल्डर होता है वो कहता है कि लेकिन मुझे आपसे कुछ जो बात है वो पता नहीं, हम तो बिल्कुल असहाय हैं और बार बार के लोग यहाँ पर आकर लूटपाट करते हैं। और ये कहने लगे कि अभी जो महीना है वो काफी दूर है, ये उत्तरी जगह हर दिन नर्क जैसा होता है। यहाँ पर जैसे ही सर्दी आती है लोग या तो ठंड से मर जाते और जो लोग बचते हैं वो बार बार लोगों के हाथों मारे जाते। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मजिस्ट्रेट आप इस बात से अनजान हैं या फिर जानकर भी अनजान बन रहे, मुझे आप पर शर्म आती है। तभी एक बच्चा वहां पर आता है और उस मजिस्ट्री पर अपना पंच जो था वो कर देता है। लेकिन जो पंच जैसा ही लगने वाला होता तभी वेल्डर कहता है इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस जगह में इसे साबित भी कहा गया है, इसलिए इस देश से इस जगह को निकाल दिया गया है। और जो मिनिस्ट्री का जो बॉडीगार्ड था जिसका नाम ली होता है वो ली उस बच्चे के पंच को रोक लेता है और उस पर किक कर कर उसे थोड़ा दूर फेंक देता है। और ली कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा ही मिनिस्ट्री पर वार कर सकते हो? लेकिन जो बच्चा होता है वो कहता है सब कुछ खत्म होने के बाद तुम यहाँ पर आते हो वो भी शो ऑफ करने की, मुझे घिन आती है तुम जैसे लोगों से। ली होता है वो कहता है तुम्हारी जुबान काफी चल रही है बच्चे, मैं तुम्हारी जुबान ही काट देता हूँ। लेकिन जो रजिस्ट्री होता है वो कहता है कि नहीं ली अभी ऐसा मत कर, ये ठीक कह रहा है, इसमें इस बच्चे की कोई भी गलती नहीं है। और जो वो बच्चा होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये मुझसे जलस फील कर रहा है? वहाँ पर उसकी सर आ जाती है जो कहती कि मुझे माफ कर दे माय लॉर्ड। जो एल्डर होता है जो कि मजिस्ट्री को ये सब कुछ बता रहा था और वो कहता है अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कि ये बच्चे जिन्होंने 7 साल पहले अपना पूरा परिवार खो दिया, बारबर के हाथों एक ही रात में सभी विलेज का सफाया हो गया। और अब ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चे यहीं पर इधर उधर भटकते रहते हैं। और मजिस्ट्रेट या तो उस लेडी को देख पा रहे हो, उसने पिछले ही साल अपने पति को खो दिया और वो विधवा हो गई और आज उसने अपने इकलौते बेटे को भी खो दिया। और उन बच्चों को तुम देख रहे हो मजिस्ट्रेट, उन बच्चों ने गर्मियों से पहले अपनी माँ को खो दिया था और आज उन लोगों ने अपने पिता को खो दिया। जब भी किसी विलेज में लूट होती है तो अनगिनत बच्चे अनाथ हो जाते। मजिस्ट्रेट ये सब कुछ सुनकर और देख अपना जवाब देते हुए कहता है सिचुएशन इतना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हुए जा रहा है और अब हमें इन्फॉर्मेर की तैयारी कर लेनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग गियोंग को ढूंढो। और हम आउटसाइड सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पर एक पोस्टर को लगा दिया था। काफी ज्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे जो कि उसको नहीं पढ़ पा रहे थे। एक आदमी कहता है कि क्या कोई है जो इसको पढ़ सकता है, ये इस नेशन में बदलाव करने के लिए कुछ न कुछ होगा। तब ये बंदा निकल कर आता है और कहता है मुझे थोड़ा इसे देखने दो, इसमें क्या लिखा है फॉर गिवन। आते ही ऐसा कुछ वो पढ़ रहा था लेकिन तभी वहां पर ली आता है और कहता है अरे पागल वो तो गियोंग लिखा हुआ है। ली वहां पर आकर सभी लोगों से कहता है इसमें कहा गया है कि किंग गियोंग की तलाश कर रहा है और इसमें यह भी कहा गया है कि वो उसे एक जेट पैलेस देना चाहते हैं। मजिस्ट्री के रॉयल और बॉडीगार्ड का एक ग्रुप बनाया जा रहा है और साथ ही गियोंग को वहां पर ट्रांसफर वो करना चाहते हैं। लोग इसे सुनकर आपस में बात करते हुए कहते हैं यार एक जेट पैलेस, क्या ऐसा नहीं है कि तुम बिना किसी टेस्ट दिए ये सब कुछ इतना अच्छा पा सकते हो? एक और आदमी कहता है अगर किंग का बॉडीगार्ड है तो ये होने का एक मौका हो सकता है। ली इसे सुनते हुए कहता है गियोंग इस विलेज में काफी ज्यादा पॉपुलर जो है वो होता गया है, लेकिन अब मुझे कुछ और उसके बारे में जानने की जरूरत है। अभी वो दो लोग होते हैं उसकी तरफ देखता है और वो दो लोग ली से कहते हैं अगर आप गियोंग के बारे में बात कर रहे हैं तो चारों ओर ये हवाएं उड़ रही। दूसरा शख्स कहता है लेकिन आज तक किसी भी उसे नहीं देखा, ये वो दिखता कैसा है, लड़ता कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। तभी एक बंदा इस सब को सुनते हुए एक ग्रैनी से पूछता है इस सिटी की ग्रैनी ने उसे देखा है और आप मुझे बता सकते हैं उसकी फेस की बनावट किस तरह से? ग्रैनी कहती है तुम किस बारे
बारे में बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है और किसी भी मामले में गियोंग एक ऐसा आदमी जो दूसरों को हमेशा बचाता है। लोग कहते हैं कि वो दूसरों को जरूर मारता है, वो पागल है और हम ये भी नहीं जानते कि वो बार-बार के लोगों के साथ क्या करता है। ली इसे सुनते कहता है कि तो उसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है, ये उसकी जिंदगी को बदलने के लिए एक आखिरी रास्ता हो सकता है। और गियोंग तुम आखिरकार हो कहा। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और बॉडी बिल्डर टाइप का वो बंदा था और वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे खाना मिलने वाला था। एक तरह से तुम कहते हो ये एक रेस्टोरेंट साबित हो सकता है या फिर ये ढाबा। एक लेडी जो होती है वो कहती है आपको क्या पसंद है? तभी वो बंदा कहता है मुझे कांजू चाहिए। तभी वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है और मैं इसके बारे में बता दूं, इसको बॉडी बिल्डर वाले बंदे को जो तुम अभी देख रहे हो इसका नाम रियल नेम बता रहा हूँ, इसका नाम मिकेन है। और जो बंदा अभी यहाँ पर आया होता है उसका नाम ताई ली होता है। ताई ली कहता है कि या तुम मुझसे ये सब क्लियर कर सकते हो। और जो मिकेन होता है वो कहता है काफी ज्यादा टेबल यहाँ पर खाली पड़ी हुई है तो तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठे हो? और जो ताई होता है वो कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं बैठना चाहता हूँ कि मेरे सारे सवालों की जवाब इसी टेबल के पास। तभी मिकेन कहता है या तुम्हें मुझसे कोई काम है? लेकिन जो ताई होता है वो एक ऐसा नाम लेता है जो नाम सुनकर वो हैरान रह चुका था। ताई ने नाम लिया था कि क्या तुम गियोंग हो? और जो मिकेन होता है वो कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? और जो ताई होता है वो कहता है 1 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था लेकिन तुम खो गए थे उस बारवर के हमले में। यांगबान और चियानमेन के बीच फ्रंट लाइन के बीच जब बारवर के लोग एक विलेज पर हमला कर रहे थे, तुम्हें शायद याद ना, लेकिन तुमने मुझे बचाया और तब से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मुझे लगता है कि तुम गलत आदमी के पास आ गए। ताई कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता, हालांकि तुम ये नहीं जानते हो कि जिन लोगों ने ये कहावत कही कि जिस किसी को भी तुम मारते हो उसकी तुम्हारे पीछे दिखती है, और मैं देख सकता हूँ तुमने जिन भी लोगों को मारा है उसकी तुम्हारे पीछे अभी भी मौजूद। और मेरे फादर से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था और इस बार मजिस्ट्री का बॉडीगार्ड का सिलेक्शन जो है वो हो रहा है। क्या तुम इसमें इंटरेस्ट हो? इस उत्तरी जगह में बार बार लोगों की में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और स्पेशली तौर से तुम इस ग्रुप का एक हिस्सा भी बन सकते हो। लेकिन कहता है कि तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो? राय कहता है कि ये कठिन बात है लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पिछले साल मैंने अपनी माँ को खोने के बाद मैंने उन कमीनों को अपने कंट्रोल में करने का फैसला जो है वो लिया और मुझे पूरा यकीन है कि भले ही तुम इसे सुन रहे हो, तुम घोस्ट या फिर कुछ, उन कमीनों को मारने का सिर्फ यही रास्ता बचता है। और कमीनों से बात जो है ना वो बार बार के लोगों की ओर है जो कि किसी भी विलेज में घुस जाते हैं और कत्लेआम लोगों को मारते हैं। और तुम्हारी भी शिकायतें तो होंगी गियोंग। और अगर मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये इसे गियोंग क्यों कह रहा है और मैं इसे मिकेन क्यों कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा और वेट करो, तुम्हें आगे अब कुछ पता चल जाएगा। राय अपनी बात को कंटिन्यू करता है, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? तुमने अपने पूरी लाइफ में मेरे साथ एक रास्ते पर चलने के बाद जहाँ हम बार बार के लोगों का सफाया करते चले जाए, गियोंग तुम वही करते हो जो तो कर सकते हो लेकिन हम इसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मैं तुम्हारे इमोशन की कदर करता, लेकिन जो मिकेन होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, मेरा नाम ताई ली है और मैं ताई फैमिली से हूँ। लेकिन और जो मिकेन होता है वो कहता है कि तुम मेरी वजह से काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकते हो, तुम इसके बावजूद भी मेरा सपोर्ट करना चाहते हो। और जो ताई होता है वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरने की इच्छा के बिना तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हें ऐसे ढूंढूंगा? क्या दोनों आपस में जो थाली होते हैं ना वो टकराते हैं और कुछ नहीं, हमारा सीन जो था वो शिफ्ट हो जाता है और हम रियल गियोंग को देखते हैं। जो रियल गियोंग होता है वो मजिस्ट्री के कैसल के सामने जाकर चिल्ला रहा होता है कि मैं हूँ गियोंग और अपने अपनी सिस्टर से कहता है कि ए डंगी जल्दी करो, क्या तुम कुछ नहीं कहने वाली हो? ये लोग मुझ पर बिलीव ही नहीं कर रहे। अभी किंग बाहर आता है और कहता है या क्या शोर कैसा है? अभी एक एल्डर वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि आप पहले ही आ गए सर, ये बच्चा पागल हो गया है और ये अपने आप को गियोंग बता रहा है। वहाँ पर धीरे धीरे कई ज्यादा लोग जमा हो गए थे और वो एल्डर अपनी बात को कंटिन्यू करता है, ये सभी लोग दावा कर रहे ये लोग गियोंग है और ऐसा तो कोई भी नहीं है जो गियोंग को जानता हो, जिसने गियोंग को देखा। और ऐसा महसूस होता है कि लोग मजिस्ट्री के जेड पैलेस के कार इतना ज्यादा इकट्ठा जो है वो हो रहा है। मजिस्ट्री कहता है एक नजर से ये साफ है कि वो सिर्फ बकवास है, लेकिन तुम अगर सच में रियल गियोंग के बारे में सोचते हो तो वहाँ पर मिकेन और ली आते हैं, जो कि ली जो था वो रास्ता क्लियर करते हुए जा रहा था। और राय कहता है कि ये सुनकर मैं आया कि आप गियोंग की तलाश कर रहे हो, गियोंग जो है वो यहाँ पर है। अब एक जो बंदा होता है वो कहता है कि
तभी एक जो बंदा होता है वो कहता है कि क्या तुम गियोंग के एक फॉलोअर्स हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम गियोंग। तभी ताई जो होता है वो कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि क्या तुम गियोंग हो। और वो आदमी इतना सुनते हुए शांत हो जाता है, तो मैं देख कर तो ऐसा ही लग रहा है। और तभी जो मिस्ट्री होता है वो कहता है कि इसे घोस्ट ऑफ शैडो कहा जाता है, क्या तुम सच में गियोंग हो। ताई कहता है आप बिल्कुल सही है मजिस्ट्रेट, मैं इस आदमी को ढूंढ कर लाया हूँ। तभी मिकेन होता है वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता, इनके अंदर बॉडीगार्ड बनने का कि तुमने अनाउंस करवाया है, बार बार लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए, क्या ये सब तुम कर रहे हो, क्या ये सच है। मेरा मानना है कि जोसियन और चर्चन की भी जानलेवा युद्ध की जिम्मेदारी नेशन की है। पहले ही कई साल हो चुके, पिछले किंग ने जैसे ही चोरचैन के लिए अपनी दुश्मनियां पैर की, उसने युद्ध को शुरू कर दिया। इस तरह से चोरचैन ने जोसियन को अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि मैं इस नेशन के किंग से कुछ चाहता, मेरा मानना तो यह है कि इस प्रॉब्लम के कारण इस देश के किंग है ना कि और कोई। और जो ताइब कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रहे हैं, लेकिन अभी सही समय नहीं। और जो मजिस्ट्री होते वो कहते हैं कि तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो, और क्या तुम पास्ट को सुधारने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का प्लानिंग कर रहे हो। पास्ट चाहे जो भी हो, तुम अपने ये गए कदमों को अब बदल सकते हो, जो कि तुम्हारे हाथों में। जोसियन ने इस उत्तरी जगह को कभी भी नहीं छोड़ा था, जैसा कि मैंने बताया कि इस देश ने इस विलेज को पहले ही छोड़ दिया था। मैकेन कहता है जोसियन के लिए तुम बोलना चाहते हो तो फिर किंग से कहो कि अभी बाहर आए और अपने मुंह से ये बात कर। मजिस्ट्री कहता है कि तो मैं तुम्हें ये पहले से ही नहीं बता रहा था कि वो पहले ही आ चुके हैं और उसने ये अपने मुंह से कहा है। और सारे लोग इसे देखकर हैरान रह चुके थे और कहते हैं कि आखिरकार ये किंग है कौन और ये वक्त क्या रहा है। तभी सारे लोग जो थे वो अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि जैसे अभी हम मजिस्ट्री बोल रहे थे उसी का नाम याओ जी डो होता है, जो कि फोर्थ किंग और जोसियन था। सारे लोगों ने सर झुका लिया था सिवाय मिकेन के। तभी एक जो लेडी होती है ना जिसे गियोंग ने बचाया था, उसका बच्चा कुछ दिन पहले पैदा हुआ था और इस देश में जो था वो आया था। उसे देखकर वो कहती है एक सोल्जर से, क्या तुम लोग गियोंग को ढूंढ रहे हो, और मैं हूँ वो इकलौती इंसान जिसने गियोंग को देखा है। वो सोल्जर कहता है क्या कहा तुमने, क्या तुमने गियोंग को देखा है। और वो लेडी कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे आज रात उसने मेरी जान बचाई थी और मैंने गियोंग को देखा, उसने मेरे और मुझे और मेरे बच्चे को बचाया था। जो किंग होता है वो कहता है कि आखिरकार ये बात क्या है। तभी उसके पास खड़ा एल्डर कहता है ऐसा महसूस होता है कि कल रात उस बैटल के बाद यही अकेली बच पाई, ऐसा लगता है कि ये गियोंग को ढूंढते हुए आई है। लेकिन वो जैसे ही मिकेन को देखती और वो चिल्लाने लगती ये तो बारविन है, ये डीमन जैसा दिखने वाला आदमी बारविन है, इसमें कोई शक नहीं, ये वही है, ये वही था जो हमारे लोगों को खत्म करने पर तुला हुआ था। मैं जानती हूँ कि ये बारविन है। यह आदमी अपने दोनों हाथों से लोगों को बेरहमी से मार रहा था। और उसी वक्त सारे लोग जैसे ही ये सुनते हैं और मिकेन से कहता है देखो क्या ये लेडी सही कह रही। उसी वक्त मिकेन उसका मुंह पकड़ लेता और कहता है बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं कोई गियोंग नहीं, ये लेडी बिल्कुल सही कह रही और मैं तो यहाँ तुम्हें ही मारने के लिए आया था जिसन। और जो मिकेन होता है वो ताई का मुंह पकड़कर मरोड़ देता है और कहता है कि मुझे यकीन था कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ताई ली, तुम मेरे कारण मुश्किल में पड़ सकते हो। एक जो सोल्जर होता है वो मिकेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त मिकेन अपने वेपन को निकालता है और मुंह पर दे मारता है, जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। उसका जो मुंह का आधा हिस्सा होता है ना वो तो चला गया था और वो उसकी पीठ पर एक काफी बड़ा स्ट्राइक मारता है, तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। काफी सारे जो सोल्जर्स होते हैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो मिकेन था वो सारे लोगों को खत्म करते हुए जा रहा था। एक बंदे का वो मुंह पकड़ता है और वहीं पर उसे टमाटर की तरह गा देता है, जिससे उस आदमी से उसकी तो सच कहूँ तो बहुत बुरी मौत हुई। एक बंदा जो उसकी पीठ में एक डैगर को घोंप देता, लेकिन मिकेन तो मिकेन था और वो मुंह पर एक पंच कर देता है, जिससे वहीं पर मारा जाता है। जो होता है वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दी और क्या वो सब जोसन के लोगों की स्प्रिट थी, मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम पर भरोसा किया। जो मजिस्ट्री के जो भी लोग थे वो मजिस्ट्री को अंदर ले जाना चाहते थे और उसी वक्त मिकेन भी मजिस्ट्री की ओर बढ़ गया था। तभी एक बच्चा वहाँ पर आता है और कहता है अंकल क्या आप इस लकड़ी को मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हैं। और जो मिकेन था वो लगातार मजिस्ट्री की ओर बढ़ रहा था और कहता है मरो किंग ऑफ जिसन। उसी वक्त एक वो लकड़ी बहुत ही तेजी से आती है और उसके पेट में आकर घोप जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री जो थी वो हो जाती है रियल गियोंग की। गियोंग कहता है हालांकि मैं तुरंत तुम्हें मारने का इरादा बना रहा था, लेकिन जैसा कि तुमने अभी कहा कि तुम एक वारविन, और वो उस लकड़ी जो उसकी पेट में अभी आधी घुपी हुई थी वो उसे पूरा का पूरा घोप देता है अपनी किक मारकर और वो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। लेकिन जो मिकेन होता है वो गियोंग का मुंह पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। लेकिन गियोंग जो था वो थोड़ी ना कम रहने वाला था, वो उसी लकड़ी को लगातार
घुमाए जा रहा था, जिससे उसके मुंह से लगातार खून आता जा रहा था। तो जो मिस्ट्री होता है वो कहती आखिरकार ये बच्चा कौन है, और जो मैकेन होता है वो भी यही सवाल पूछ रहा था। गियोन कहता है जो अभी बच्चा आया था वही है रियल गियोन। गियोन कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं हूँ रियल गियोन। और जो ताय होता है उसकी सांसें अभी चल रही थी और वो कहता है मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। और हम गियोन के पीछे वार-1 के लोगों की लड़ी देख सकते थे, और यही था रियल गियोन। फर्स्ट चैप्टर यहीं पर एंड को शुरू कर। लेकिन होता है वो कहता है कि ओह तो तुम हो रियल गियोन। गियोन कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं हूँ रियल गियोन और तुम हो फेक गियोन। मैकेन को इतने में काफी हद तक गुस्सा आ जाता है। वो अपने एक हाथ से उस वेपन को पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपने पेट में घुपी हुई उस लकड़ी को निकाल देता है और कहता है कि तुम दोनों साथ ही में मिल गए तो अब मुझे तुम दोनों को एक साथ खत्म करना होगा। लेकिन गियोन उस पर एक काफी खतरनाक एक पंच करता है जिससे उसका जबड़ा पूरा का पूरा हिल चुका था, और वो उस पर जैसे ही किक करने के लिए जाता है मैकेन उसके किक को वहीं पर रोक लेता है और उस पर अपने वेपन से वार कर देता है। गियोन वहीं पर जमीन पर गिर चुका था। अब मैकेन की नजर जैसन किंग पर पड़ती है और वो जैसन किंग पर वार करने के लिए आगे जाता है, लेकिन किंग को टच करने से पहले तो उसके बॉडीगार्ड से निपटना था। जो ली उसका बॉडीगार्ड था वो मैकेन के पहले तो हाथ पर स्ट्राइक मारता है और दूसरी बार उसकी चेस्ट पर अपनी स्वॉर्ड को घोंप देता है और कहता है आखिरकार ये तुम कर क्या रहे हो। जो एल्डर होता है वो कहता है कि ले आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, ये काफी सीरियस सिचुएशन है, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ली कहता है मैं सिर्फ मजिस्ट्री के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए था। जैसोन होता है किंग, वो कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ मरना तो बिल्कुल भी नहीं है। उस आदमी से सुनने के लिए काफी ज्यादा बातें हैं। जो ली होता है वो कहता है कि हाँ मजिस्ट्री आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। लेकिन गियोन खड़ा हो जाता है और वो मैकेन पर एक काफी खतरनाक वार करता है जिससे मैकेन जमीन पर गिर जाता है, और जो गियोन था वो लगातार उस पर पंचेस करता है जब तक गियोन की और जब तक मैकेन की मौत ना हो जाए। ली उसके पास आता है और कहता है तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मजिस्ट्री से अपने ऑर्डर सुनने चाहिए। गियोन कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पर नर्क बना हुआ है। वहाँ पर मैकेन ने लाशों के ढेर बिछा दिए थे, किसी की बॉडीज में सिर नहीं होते तो किसी की बॉडीज में पैर नहीं होते। गियोन कहता है उन्हें अलग कर दिया गया बल्कि इनकी जिंदगी भी छीन ली गई। और उसी वक्त डियोंगी वहाँ पर आ जाती है जो कि गियोन की सिस्टर होती है और कहती है ब्रदर ये बहुत हो गया है। गियोन कहता है लेकिन डोंगी कहती है मैंने तुमसे कहा था ये काफी है, तुम मेरी परवाह मत करो। किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और जो गियोन होता है वो जैसन किंग के सामने झुकता है और कहता है आपके पास मेरा टैलेंट होना चाहिए, आपने इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलवाया था, तो प्लीज मुझे एक नया चांस दीजिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। जोसन कहता है एक मैंने तुम्हें पद दिया और मेरे आदमियों को, और क्या ये सब कुछ तुम्हारी सिस्टर की वजह से हो रहा है। गियोन कहता है क्या एक नर्क कुंड, मैं कम से कम चाहता था कि मेरी सिस्टर एक नॉर्मल सी जिंदगी जी पाए। लेकिन जो किंग होता है वो गियोन को रिजेक्ट कर देता है। गियोन कहता है क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों, पहले तो आप मेरा वेलकम करना चाहते थे, पिछली बार मैं आपके चेहरे पर पंच करने की कोशिश जरूर कर रहा था, क्या ये उस वजह से है। जैसन किंग इस बात से मना करता है और कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम हमारी सिस्टर की वजह से मेरी एकेडमी में एक बनने की कोशिश कर रहे हो, यही कारण है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। जो ली होता है वो कहता है कि क्या गियोन क्या तुमने हार मान ली, तुमको इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और ठीक है वैसे भी तुम्हें अपनी जिंदगी तो मिल ही रही है। डोंगी कहती है चलो ब्रदर हम वापस चलते हैं। गियोन और डोंगी वहाँ से वापस चले जाते हैं। ली जो होता है वो कहता है कि तुमने आखिरकार उसे ये क्यों नहीं बताया। किंग थोड़ा सोच में पड़ चुका था और कहता है ये काफी शर्म की बात है, और रात हो जाती है। गियोन और डोंगी चलते हुए जा रहे थे। डोंगी जो होती है गियोन से कहती है ब्रदर मैं पहले जैसा नहीं करना चाहती थी, क्या तुमने पहले जैसा किया। तुम मुझसे ये आशा करते हो कि कोई नोबल आए और मुझे अपने घर ले जाए, और क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो। जो गियोन होता
होता है वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो और तुम्हें इसकी डिटेल्स क्यों चाहिए। और जो डोंगी होती है वो कहती है ठीक है, अगर मेरे पास वो आएंगे तो ये मेरे पास एक अच्छा चांस रहेगा। ग्योंग कहता है कई साल पहले जिस दिन बारवर के लोगों ने हमारे मदर फादर हमारे विलेज को खत्म किया था, उस दिन मैंने हमारे फादर से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंगी कहती है तुमने पहले ही काफी टाइम से मेरी रक्षा की है, तुम हमेशा मेरे साथ रहे बिग ब्रदर। लेकिन तभी ग्योंग कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर काफी अच्छा लगा। और एक जो एरोस होता है वो ग्योंग के बगल में से निकलता है, जो कि ग्योंग के फेस पर एक छोटा सा कट लगाकर डोंगी की चेस्ट में जा लगता है। ग्योंग डोंगी डोंगी चिल्ला रहा था। वहाँ पर बारवर के लोग आ चुके थे। पहला इंसान कहता है कि जिसने तुम्हें मार डाला था मिकिन को, मिकिन काफी स्ट्रांग था लेकिन वो बेवकूफ था, लेकिन उसका हम पता लगाने में कामयाब रहे जिसे हम ढूंढना चाहते थे। ग्योंग और वो जो सारे लोग थे वो ग्योंग को घेर लेते हैं। एक और बंदा कहता है अचानक से उसे हो क्या गया है, क्या वो एक मेंटलिस्ट है। डोंगी कहती है ब्रदर क्या तुम पागल हो गए हो। और जो एक बारवर का आदमी था वो ग्योंग पर वार कर देता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर ली आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ग्योंग और उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। जो डोंगी होती है वो कहती है ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। बारवर का लोग कहता है कि यहाँ पर एक और कमीना जो है वो आ चुका है और क्या तुम एक्शन लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन करोगे। ली कहता है कि और वो इतना ही कहकर उस बारवर के आदमी की काफी टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको नर्क भेज देता है। ली कहता है कि ग्योंग क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो। ग्योंग की जुबान पर सिर्फ एक नाम था और वो था डोंगी। और उसकी सिस्टर उसकी बाहों में ही उसने दम तोड़ दिया था। वो सारे बारवर के लोग कहते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये तो ली है, हमें यहाँ से भागना होगा। वो सारे लोग दोनों तरफ से भाग जाते हैं। ली जो होता है डोंगी ग्योंग से कहता है ग्योंग आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, मेरे पास बहुत कुछ है पूछने के लिए। लेकिन ग्योंग तभी अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और काफी ज्यादा गुस्से से कहता है मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जिसने मेरी सिस्टर को चोट पहुंचाई है। और हम एक बारवर के आदमी को देखते हैं जो कि लगातार भागने पर तुला हुआ था और हमें बताया जाता है कि वो आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्क्वाड जो यू डिगे बराबर का माना जाता है, ये आदमी उत्तरी जगह में आखिरकार ये कर क्या रहा है, मुझे ये बात सभी को बतानी होगी। लेकिन ग्योंग ऊपर से आता है और उस बारवर के आदमी का हाथ ही काट देता है। ग्योंग के सिर पर खून सवार हो चुका था और वो जैसे ही अपना दूसरा हाथ भी ग्योंग पर मारने के लिए जा ही रहा था, ग्योंग उसकी दूसरे हाथ को भी उसकी बॉडी से जुदा कर देता है। उसके पेट पर एक काफी बड़ा पंच करता है और उसकी आंखों के सामने अपनी स्वॉर्ड को कर देता और कहता है क्या ये वही आइज है जिसने मेरी सिस्टर पर एरोस ताना था। और तभी वहाँ पर क्या हुआ होगा इस बात से तुम भी अनजान नहीं हो, क्योंकि ग्योंग ने उन सभी को खत्म कर दिया था। जैसॉन किंग वहाँ पर आ चुका था और वो जैसॉन किंग बॉडीगार्ड ली से कहता है क्या तुम सच कह रहे हो कि ग्योंग किसी और गया था। ली कहता है वो दुश्मन के पीछे है तो मुझे यकीन है उस लड़के को इन्फॉर्मर का पद देना काफी सीरियस बात है। किंग जो होता है वो कहता है कि ये क्या है, क्या ये सचमुच वही है घोस्ट और शैडो। लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। और तभी उसे डोंगी किंग के पीछे नजर आती है। डोंगी ग्योंग के आगे भागती है और ग्योंग डोंगी के पीछे। ग्योंग डोंगी को पकड़कर कहता है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। डोंगी कहती है मैजेस्ट्री ने मुझे आकर बचाया और क्या ब्रदर तुम्हें चोट लगी है। ग्योंग मैजेस्ट्री का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन मैजेस्ट्री कहता है कि क्या तुम अपनी सिस्टर को जिंदा देखकर खुश हो रहे हो। और जो जैसॉन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और डोंगी पर वार कर देता है। डोंगी अचानक से चीख पड़ती है और ग्योंग जो होता है वो कहता है कि आखिरकार ये तुम कर क्या रहे हो। जैसॉन कहता है कि क्या मैंने ठीक काटा तो फिर, और क्या तुम सचमुच रिवाइव हो गई हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम आखिरकार कर क्या रहे हो कमीने, और तुम ये सोचते क्या हो। 5 साल पहले चोर चेन ने जब अटैक किया था तुम्हारे विलेज पर, वो सिर्फ तुम ही थे जो सिर्फ जिंदा बच पाए थे और ना कि तुम्हारी सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर उसी दिन मारी गई थी जिस दिन चोर चेन ने तुम्हारे विलेज पर अटैक किया था, लेकिन अभी वो तुम्हारे पास है, ये कैसे हो सकता है। जो ग्योंग होता है वो जैसे ही अपने हाथों में देखता है तो उसे डोंगी कहीं पर भी नजर नहीं आती। ग्योंग पागलों की तरह डोंगी को ढूंढ रहा था। जैसॉन मैजेस्ट्री ग्योंग से कहता है ग्योंग मैंने तुमसे जुड़ी सभी अफवाहों पर गौर किया है,
कि तुम अपने सिस्टर को बार के लोगों से खोने के गम में ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम एक बदकिस्मत बच्चे हो जो चीजों को देखता है क्योंकि तुमने अपना दिमाग को खो दिया है। गियोंग कहता है तुम्हारी ये बकवास बंद करो। और जो किंग होता है ना, उसी पल को सोच रहा था जब वो गियोंग से पहली बार मिला था। किंग सोच रहा था कि आखिरकार ये किससे बात कर रहा है और क्या इसके विलेज को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। क्या ये वही बच्चा है? इसकी आंखें। और गियोंग जो होता है वो ली से कहता है कि जर्नल ली, आपने तो वो देखा ही होगा मेरी सिस्टर को इन बार के लोगों ने कैसे एरो मारा था। ली कहता है कि नहीं, वो आज तुम्हारे साथ ही नहीं थी, तुम सिर्फ यहाँ पर अकेले ही थे। उस दिन भी तुम अकेले थे जब तुम हमसे पहली बार मिले थे, लेकिन डोंगी जो थी वो आज यहाँ पर थी ही नहीं। और जैसे हम आज की बात करें तो आज भी जो डोंगी है वो नहीं थी। तुम्हारे हाथों में कुछ था ही नहीं, तुम अचानक से पागलपन भरा बर्ताव कर रहे थे और तुम सचमुच किस टाइम में जा चुके थे। गियोंग कहता है डोंगी। गियोंग को फ्लैशबैक याद आता है। गियोंग को अपना पास्ट याद आ जाता है जब उसके फादर ने कहा था कि गियोंग क्या हुआ, तुम्हें अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। गियोंग और उसकी सिस्टर एक टेबल के नीचे छिपे हुए थे और उसके फादर की मौत वहीं पर हो जाती है बार के लोगों के सामने। लेकिन गियोंग ने उस आदमी को देख लिया था जिसने उसके फादर को मारा था। गियोंग अपनी सिस्टर को लेकर वहां से भाग जाता है। गियोंग कहता है एक दिन वो जरूर आएगा जब तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। उसे रास्ते में एक बंदा मिल जाता है और उसे देखते हुए कहता है वो कि ग्रैंडमा। कांग कहता है कि गियोंग आखिरकार तुम्हें ये हो क्या गया, तुम पूरी तरह से सेफ हो और क्या तुम ही जिंदा बच पाए हो, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ये तो बस। और डोंगी तुम्हारे साथ है, क्या तुम विलेज से बाहर जाने वाले सिर्फ 2 लोग बचे हुए हो? तुम्हारी मदर और फादर के बारे में क्या हुआ? गियोंग कहता है कि मदर और फादर दोनों मारे गए। कांग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और हम देखते हैं कि एक एरोस डोंगी के पहले से ही पीछे लगा हुआ था और डोंगी सांसें भर रही थी। कहने का मतलब है कि वो आखिरी अपनी सांसें जो थी वो ले रही थी। कांग कहता है कि इसे लेकर यहाँ से जल्दी से निकलो, वहाँ जल्दी से जाओ और तुम्हें वहाँ पर एक नाव मिलेगी और यहाँ से जल्दी से भाग जाना। तुम इसे ले जाओ, हम बारमर के लोगों से आगे निकल सकते हैं और दूसरे विलेज में जाने में कामयाब तुम हो सकते हो। तुम्हें जल्दी ही करनी होगी और तुम्हें डोंगी का इलाज कराना होगा। और तभी एक एरो आता है जो कि कांग के सिर के आर पार हो जाता है। कांग की मौत वहीं पर हो जाती है और वहाँ पर वही बारवर के लोग आ चुके थे। गियोंग डोंगी को उठाता है और वहां से भाग जाता है। गियोंग उसी नाव में आता है जहां से वो डोंगी को बिठाकर वहां से चला जाता है और डोंगी जो थी वो अब भी जिंदा थी। बार के लोग में से एक जो बंदा होता है वो कहता है कि वो छोटा बच्चा ऐसा लग रहा है कि वो अब यहाँ से भागने वाला है और लोगों का लीडर आता है और वो कहता है कि फायर एरोस को शूट करो। जैसा कि मैंने कहा अभी, गियोंग जो होता है वो लगातार आगे बढ़ रहा था लेकिन एक फायर एरोस उसकी नाव में आकर लग जाता है। आसमान से कई सारे जो एरोस थे वो बरसने लगे थे। गियोंग डोंगी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने नीचे ले लेता है, लेकिन इतने में जो बोट होती है वो पूरी तरह से पलट जाती है और गियोंग भी डूब रहा था और डोंगी चिल्ला रहा था। डोंगी जो थी वो लगातार पानी की गहराइयों में जा रही थी और गियोंग जो होता है वो सिर्फ चिल्लाता हुआ रह जाता है। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। गियोंग लगातार काफी जोरों से चिल्ला रहा था। जो मजिस्ट्री होता है वो कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारी सिस्टर के लिए, तुम्हारे मदर फादर के लिए, तुम्हारे विलेज की मैं प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा, उन सभी की रक्षा करने में मैं नाकाम रहा। ये कुछ ऐसा है जो मुझे रूलर के तौर पर करना चाहिए था लेकिन ये मैं नहीं कर सका। तुम्हें अपने आप ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है, इस सब का ब्लेम मुझ पर आता है। तुमने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करा लेकिन तुम इसमें नाकाम रहे और तुम्हारी सिस्टर को अब जाने दो। उसकी सिस्टर उसके पास आ जाती और कहती है ब्रदर, क्या तुम्हें काफी दर्द हो रहा है? गियोंग की आंखों में आंसू जो थे वो आ चुके थे और जो डोंगी होती है वो शुक्रिया कहकर वहां से हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाती है। गियोंग जो होता है वो अब रो रहा था। मजिस्ट्री जो होता है उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हारी ये नफरत और सब कुछ तुम भूल नहीं सकते। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, जो जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा। हालांकि तुम अपना ये
जिंदगी अपने दिल में बचा कर रख सकते हो और उन दुश्मनों को पकड़ सकते हो जिनकी तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है, एक उत्तरी भाला सबसे खतरनाक फोर्स जिसे टर्चेन का सामना करने के लिए बनाया गया है, और वो नाम है इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर बनने के लिए तुम्हें उसका यूज करना होगा जिसके लिए तुम पीछे पड़े हुए हो। ये किंग का बेशर्मी भरा तुमसे रिक्वेस्ट है। गियोंग कहता है मेरे लिए तुम एक काम करोगे, उस आदमी को तुम ढूंढो। मुझे वो आदमी अब भी याद है जिसने मेरे पूरे विलेज को तबाह किया था, जिसने मेरी डोंगी को मुझसे छीन लिया था। वो आदमी। किंग उसे एक जेट देता है और जेट देकर कहता है कि जब सर्दियां बीत जाएंगी तो रॉयल फोर्स में भर्ती हो जाना। इस जेट की मदद से तुम ये काम जल्दी ही कर पाओगे। तुम ऐसा करते हो तो तुम तुरंत मुझ तक पहुंच सकते हो और तुम सीधे उसी वक्त इन्फॉर्मर बन जाओगे। गियोंग को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो एक चिकन का ऑर्डर देता है और एक चिकन का छोटा सा पीस निकाल कर कहता है कि डोंगी, लेकिन डोंगी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। और फिर उसे भी अब बिलीव हो चुका था कि डोंगी अब कभी भी नहीं आने वाली है। लेकिन वही चिकन का जो पीस था, वो जो ली था, वो उससे छीन लेता है और कहता है कि गियोंग आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। ली गियोंग जो होता है ली को देखकर कहता है कि जर्नल ली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ली कहता है कि प्लीज मुझे पहले ये तो खाने दो, और तुम्हारे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास जो अल्कोहल है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम जिंदगी के मजे को तो तुम जानते ही नहीं हो, और क्या तुम अपनी सिस्टर को अब भी देख सकते हो। गियोंग मना कर देता है कि अब मैं उसे नहीं देख सकता हूँ। ली कहता है कि ओ तो ऐसा है। ली गियोंग को शराब देता है और कहता है गियोंग तुम्हें एक ड्रिंक लेनी चाहिए। तुमने अपनी सिस्टर को हमेशा के लिए विदा कर दिया है और अडल्ट बनने की अब तुम और चल पड़े हो। गियोंग पहले तो मना कर रहा था और अब ली से कहता है कि जर्नल जो येडोंग के साथ ये जगह में काफी पॉपुलर वो आदमी है और जोसियन की सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप वालों आदमियों में से वो एक है। लेकिन क्या कारण है कि आप मुझ पर, एक मामूली इंसान पर, इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ली कहता है मुझे दिलचस्प लोग काफी ज्यादा पसंद आते हैं और मजिस्ट्री के ऑर्डर से तुम्हारे बारे में ये पता लगना काफी दिलचस्प है। उस उम्र में दूसरों को मारने की काबिलियत तुम्हारे पास है। इस नाम से अनगिनत रिकॉर्ड बन चुके हैं, लेकिन अब रियल वाला हमारे साथ है। गियोंग कहता है कि आप घोस्ट और शैडो की बात कर रहे हैं। ली कहता है कि तुम सही कह रहे हो गियोंग, घोस्ट और शैडो ये काफी अमेजिंग है। गियोंग कहता है कि ये गियोंग हंजा, आपने इसका नाम सुना होगा। गियोंग हंजा एक कीमती नाम है जो सिर्फ मेरा नाम है। ली से सुनकर काफी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मेरा नेचर और तुम्हारे बर्ताव और मैं इसे काफी गहराइयों से सोचूंगा। हालांकि उस पास्ट को मत भूलना, तुम्हें फ्यूचर में उस पास्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ये जर्नी पास्ट की ओर झुकने और एक नए रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो चलो एक बोन को उठा लो, तो चलो हम चेयर अप करते हैं एक नई जिंदगी का। गियोंग कहता है कि हाँ, और वो दोनों उसे पी लेते हैं। लेकिन जो गियोंग था वो तो एक ही बाउंड में वहीं पर सो चुका था। ली जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि घोस्ट और शैडो अभी तक अडल्ट की कैटेगरी में नहीं पहुंचा है। मैं ये सोच कर आया था कि इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं है, ये काफी आसान था। तो चलो देखते हैं। और वो गियोंग के पास उस जेड को ले लेता है और वहां से जाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना गियोंग, तुम्हारे जैसे लोग मुझे काफी पसंद आते हैं। अगर ये आसान है तो ये दिलचस्प भी जरूर होगा। तो चलो मजे का आनंद लेते हैं। और तभी जो रेस्टोरेंट वाले लोग थे वो कहते हैं कि उस लड़की को क्या तुम जगाने वाले नहीं हो। वहाँ के सारे लोग इसे मना कर देते हैं और गियोंग की आंख रात होने पर खुलती है। गियोंग कहता है अरे अब ये रात कब हो गई, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। क्या जर्नल ली यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। और गियोंग जर्नल ली की बातों को सोच रहा था। ली ने जब कहा था कि उस पास्ट को मत भूलना, तुम्हें फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी। उस पास्ट को क्लियर करने और एक नए रास्ते को आगे बढ़ने के लिए ये है। गियोंग कहता है कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, ये तो अभी शुरुआत है। किंग ने रॉयल फोर्स की भर्ती की बात की थी तो अब वो शुरू हो गई है। हालांकि इसे रॉयल फोर्स कहा जाता है, मुझे यकीन है कि इन्फॉर्मर चुनने के बारे में यही होगा। गियोंग किंग की इस बात को याद कर कर कहता है कि इन्फॉर्मर एक उत्तरी भाला है जो सबसे खतरनाक ग्रुप में से एक है, जिसे चार्टेन का सामना करने के लिए बनाया गया था। तो फिर रुको, डोंगी तुम्हारा ब्रदर इन्फॉर्मर बनेगा
और तुम्हारा बदला लेगा। और जैसे ही वो अपने जेड को चेक करता है, उसे अपना जेड कहीं पर भी नहीं मिलता। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और कहता है कि वो किधर गया मेरा जेड, क्या वो खो गया। सुबह हो जाती है और कोई कहता है कि क्या सचमुच वो यही जगह है पहाड़ों की में किस तरह से ये भर्ती निकाली जा रही है। हम देखते हैं कि इन्फॉर्मर बनने के लिए काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये एक तरह से कंपटीशन है। एक बंदा कहता है कि क्या काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसा लगता है कि इस जगह में सभी लोग ये करना चाहते हैं। और वो कितने लोग हैं इसे बताना काफी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि कम से कम लो रैंकिंग वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ग्यांग भी वहाँ पर आ चुका था। और रुको, क्या बच्चे भी इसे दे सकते हैं? और ग्यांग तो कुछ सोच में डूबा हुआ था। एक एल्डर जो सभी लोगों का एप्लीकेंट कर रहा था, वो कहता है कि ठीक है अगला आ जाओ। और ग्यांग की बारी आती है और वो अपना नाम ग्यांग बताता है, लेकिन वो सुनते हुए फिर उस एल्डर से कहता है मैं सचमुच एक जेड अचीव कर आया था, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, वो रास्ते में कहीं खो गया। वो एल्डर कहता है एक जेड तो ये एक ट्रांसफर के लिए है जिसके लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम जैसे बच्चे के पास वो क्या कर रहा है? क्या वो तुम्हें किंग ने दिया था? ग्यांग कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। इतना सुनते ही जो वहाँ के सोल्जर्स थे वो ग्यांग को पागल समझकर वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। हम एक बंदे को देखते हैं जो अपना नाम किम जांग प्रोटेक्टर बताता है और वो रॉयल फोर्स का एक सोल्जर होता है। किम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जानते हो, लेकिन इस सिलेक्शन के लिए काफी शर्तें हैं, जितनी अच्छी हैं ये उतनी ही सख्त हैं। तुम इसे एक पूरी तरह से नए ग्रुप को चुनने में समझ सकते हो। ये जो मौजूदा लोगों से काफी अलग हैं। सेलेक्ट लोग जो भी होंगे वो नॉर्मल लोग नहीं होंगे, उन्हें नॉर्मल मंथली पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि जिस मिशन को तुम पूरा करने में उम्मीद कर रहे हो ये उतना ही खतरनाक होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ किस्मत या फिर तरकीबों से जीता जाए। क्या तुम सब लोग समझ गए? किसी ऐसे आदमी के लिए जो किंग की जेड खोने का बकवास करता है, एक ऐसा मिशन जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते, फिर इसे बाहर खींचने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुरंत इसे शुरू कर देता हूँ और ये काफी सिंपल है। जो ऊपर जाकर लाल पंख वाला तीर लेकर आएगा वो इसमें पास हो जाएगा। जो पहाड़ अभी तुम देख रहे हो, लेकिन पर्वत की चोटी पर सिर्फ और सिर्फ 10 ही तीर हैं और तुम लोग यहाँ पर 30 लोग हो, तो तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। सारे लोग वहाँ से पहले ही भाग चुके थे और ग्यांग अकेला वहाँ पर बचा हुआ था। ग्यांग कहता है मुझे हैरानी है, लेकिन फिर वो सबसे लास्ट में यहाँ से भागता है। किम कहता है कि भले ही ये हम अनाथों की पहचानों पर ध्यान न दें, लेकिन यहाँ एक काबिल तारीफ वाला बच्चा आया हुआ है। ग्यांग सबसे लास्ट में था। ग्यांग सोचते हुए जा रहा था वहाँ पर सिर्फ 10 तीर हैं, तो मुझे सबसे लास्ट वाली जगह भी चाहिए होगी। हालांकि मैं इतना पीछे रह गया हूँ कि मैं उन्हें पकड़ भी नहीं पाऊंगा। लेकिन ग्यांग जैसे ही थोड़ा आगे और जाता है उसे दिखता है कि वहाँ के सारे लोग पहले ही बेहोश हो चुके हैं। पीछे से एक बंदा ग्यांग पर वार कर देता है, लेकिन ग्यांग उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ चुके थे और लोगों का लीडर कहता है कि तुमने कहा कि प्रोटेक्टर ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 ही तीर हैं, तो लोग सिर्फ 10 ही पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन लोगों को क्यों नहीं हटा देते जो यहाँ पर आने के काबिल भी नहीं हैं। इस पहाड़ के नीचे जो भी लोग गए हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और तुम तो ये समझते ही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वो अकेला इंसान हूँ जो पास होने वाला हूँ। और वो किंग और वो लीडर ग्यांग पर वार कर देता है, लेकिन ग्यांग उसकी लकड़ी को उसके हाथ से ही छीन लेता है और उसके सर पर वही लकड़ी दे मारता है, जिससे वो लकड़ी वहीं पर टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। ग्यांग कहता है कि तुमने क्या कहा? मुझे ऐसी शानदार आइडियाज काफी पसंद आते हैं। ग्यांग उस लकड़ी को मारकर कहता है ये एक सड़ी हुई लकड़ी है, ये सिर्फ दिखने में खतरनाक लग सकती है, लेकिन हकीकत में इसका जो इफेक्ट है वो काफी कमजोर है। इतनी शानदार प्लानिंग बनाने के बाद तुमने गलत आदमी को चुन लिया है। वो जो उन लोगों का लीडर था वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे देख देख कर खड़े क्या कर रहे हो, इसे भी खत्म करो। और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सारे लोगों को भागते हुए देख रहा था, लेकिन वहां पर लिया था और कहता है कि जनरल जोई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जोई कहता है कि जो जोई है ना
ये वही है जिसके बारे में रेस्टोरेंट का जिक्र हुआ था, सबसे अच्छा स्वॉर्डमैनशिप वाला शख्स। जोई कहता है कि तुम मेरे बगल में खड़े हो तो वहाँ जाकर क्यों नहीं खड़े हो जाते। ली कहता है कि काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जोई कहता है कोई चॉइस नहीं है, ये ठीक है, पलक झपकाते ही ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि उनमें मायोन चियोन का एक मौका भी मिलेगा जहाँ उन्हें अपनी पहचान छिपाने की चिंता करनी होगी। ली कहता है कि मिनिस्ट्री ने जो शर्तें दी हैं वो काफी अनएक्सपेक्टेड हैं। जोई कहता है ये बस इतना ही है, एक बार इन्फॉर्मर क्रिएट को लेकर इतना ज्यादा सीरियस ये होता जा रहा है। ली कहता है कि देखो तो हमारा लिटिल गियोंग क्या कर रहा है। जोई कहता है गियोंग, क्या तुम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो जिसे मिनिस्ट्री ने पिछली सर्दियों में एक जेड दिया था? मुझे यकीन है कि जेड वाले लोग यहाँ पर नहीं आते। ली कहता है ये सच तो है, लेकिन कुछ सिचुएशन के कारण उसे इस टेस्ट में तो भाग लेना ही था। जोई कहता है शुरू से ही मुझे ऐसे बच्चे को जेट देना अनएक्सपेक्टेड वाला मामला लगा था, और इन्फॉर्मर यहाँ उत्तरी जगह में सबसे एक खुफिया काम होता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि उस बच्चे की सिचुएशन उसकी बदकिस्मती जेड किंग ने दिया उसे, और फोर्स में सीधे तौर पर उसे भर्ती किया जाना था। भले ही उसे भेजा गया, लेकिन एक बच्चे के पास एक जेड होना ये खतरा है। ली कहता है उसकी उम्र की परवाह किए बिना गियोंग कोई नॉर्मल सा टैलेंट उसमें सब है, टैलेंट, फिजिकल एबिलिटीज, हालांकि ये सारी चीज उसे हाई रेटिंग दे सकती हैं। 12 साल की उम्र से वो लूटपाट की जगह की तलाश कर रहा है। उसने बारवंश के लोगों को खुलेआम मारा है और वो सरवाइव करने में भी कामयाब रहा। क्या तुम अब भी नहीं जानते कि एक स्वॉर्डमैनशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? वो है एक रियल बैटल का एक्सपीरियंस जो उसके पास है। गियोंग पर फिर से वार होता है, और लेकिन गियोंग उस बंदे की आंखों को ही फोड़ देता है। पीछे से एक बंदा गियोंग पर वार करता है, लेकिन जो गियोंग था वो उसे डॉज कर लेता है, और जो वो पीछे वाला बंदा मारता है तो वो आगे वाले बंदे से जा लगता है। बेचारे की आंख तो फूटी ही फूटी, उसका सिर भी फूट गया। गियोंग उस बंदे की नीचे अटैक करता है, वो उसके 2 अंडे फोड़ देता है, लेकिन जो एक और बंदा था वो गियोंग पर वार कर देता है और उसका हमला गियोंग के मुंह पर जाकर लगता है। और गियोंग अब कहता है मुझे यकीन है कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि एक सड़ी हुई लकड़ी दिखने में अट्रैक्ट लग सकती है, लेकिन ये मेरे पर काम नहीं करेगी। उन लोगों का लीडर चिल्लाता है कि ये काफी अच्छा किया। वो बंदा फिर से अटैक करने के लिए जा रहा था। गियोंग उस पर एक पंच रख कर देता है, वो एक ही पंच में ढेर हो गया होता है। गियोंग अब कहता है कि मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि सड़ी हुई लकड़ी दिखने में अट्रैक्ट लगती है तो उसका इफेक्ट भी अच्छा खासा होता है। तुमने काफी अच्छा वेपन को चुना है। गियोंग उसी सूखी हुई लकड़ी को उठाता है और कहता है कि तो फिर कई बार मारने के बजाय एक ही बार क्यों ना मारा जाए। उस लीडर की फट जाती और वो कहता है कि मैंने तुमसे जो पहले कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ। गियोंग कहता है कि ये जरूरी नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है और वो मैं ही बनूंगा जो पास होगा। वो बंदा कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अनबीटेबल हो। क्या तुमको लगता है कि तुम में से तुम बाकी लोगों को ऐसे ही संभाल सकते हो? और वो अपनी बॉडी को दिखाता और कहता है वो हम दोनों होंगे जो इसमें पास होंगे। तुम जरा मेरे मसल्स को तो देखो, और मैं 18+ जो हूँ वो हो चुका हूँ। तुम स्ट्रांग हो, लेकिन एक बच्चे के रूप में तुम्हारे पास रिसोर्स की कमी है। तुमको एक प्लानिंग वाला शख्स चाहिए। प्यारे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? गियोंग अपना नाम बताता है और वो बंदा कहता है गियोंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस नाम को सुना है किसी भी मामले में, ये काफी अच्छा नाम है। ठीक है, मैंने हमेशा की तरह ये एक डेवलपमेंट वाला सपना देखा। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है गियोंग। लेकिन गियोंग जो होता है वो उससे उसका नाम पूछता है, वो उसको अपना नाम डोमक बताता है। गियोंग ने उसे मार मार कर सुझा दिया था। डोमक कहता है कि मुझे तो एक चूहा भी नजर नहीं आता। डोमक को पेड़ पर चढ़ा दिया था पहरेदारी करने के लिए। गियोंग कहता है अब टाइम बीत चुका है जब लोग पहाड़ की चोटी पर उतर गए होंगे, उन्हें पहले ही लौट जाना चाहिए था। गियोंग डोमक से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए? डोमक कहता है ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ हुआ होगा, हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा, हमें जाकर ही पता करना होगा। गियोंग कहता है क्या सचमुच डोमक? और डोमक पेड़ से नीचे आता है और कहता है सूरज डूबने से पहले
पहाड़ की चोटी पर जाना एक अच्छा फैसला होगा। तो चलो जल्दी करते हैं। ग्योंग वहाँ से पहले ही भाग चुका होता है। डोमक अपने मन ही मन में कहता है कि तुम काफी बुरे गुंडे हो, मेरी सारी प्लानिंग धूल में मिला दी और तुम। ग्योंग उसे आवाज देता है कि जल्दी आओ। डोमक कहता है कि हाँ। ग्योंग कहता है क्या तुम नहीं आ रहे हो? ग्योंग कहता है तुम काफी दुखी हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना टीममेट एक्सेप्ट कर लिया है। डोमक कहता है वो एक गुंडा है जो सचमुच अपने आप को एक गुंडा मानता है, और मुझे हैरानी है कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी कम उम्र में इतना स्ट्रांग हो गया। लेकिन राहत की बात यह है कि वो थोड़ा सुस्त है और वो अभी भी एक भोला वाला ग्रीन हार्ट वाला बच्चा है। अगर मैं उसे अच्छे से यूज करूँ तो मेरे लिए वो एक इस टेस्ट में काफी अच्छा वेपन होगा। और हम देखते हैं माउंटेन के ऊपर का सीन। ग्योंग और डोमक दोनों टॉप पर आ गए थे। वहाँ पर एक प्रोटेक्टर उनका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि तुम लेट हो और तुम दोनों लास्ट वाले इंसान हो। और वो बंदा कहता है प्रोटेक्टर तुमने पहाड़ की किस छोटी मोटी चालें अपनाएं जो तुम यहाँ पर आ गए। जो भी लोग उस तेल को लेने के लिए यहाँ पर आए थे उन सबको उसने मार मार कर सुला दिया था, बेहोश कर दिया था। डोमक कहता है कि तो टॉप पर भी एक प्रोटेक्टर है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन काफी खराब है। लेकिन प्रोटेक्टर के पास एक जेड होता है। प्रोटेक्टर कहता है क्या ये तुम नहीं जानते कि ये किस तरह का वेलकम है? ग्योंग कहता है कि एक जेड मेरे पास भी था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। तो मैं अगर मेरे पास होता तो मैं इस स्ट्रगल से नहीं गुजर रहा होता। प्रोटेक्टर कहता है उन्होंने कहा था कि एग्जामिनर में एक अहंकारी बच्चा था जो चारों ओर जेड की बातें कर रहा था, तो अंदाजा वही है कि वो तुम हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम जेड को बारे में क्या जानते हो और क्या ये तुम जो बक बक कर रहे हो वो सचमुच जानते हो कि जेड को रखने का क्या मतलब होता है। जेड का मतलब ये होता है कि तुमको किंग की स्वॉर्ड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम जैसा कोई नीच आदमी, बेवकूफ आदमी बोलने की हिम्मत करे। जो डोमक होता है वो कहता है कि तुम्हारी इस पिक्चर को देखकर लगता है कि तुम यांगवान फैमिली के बच्चे हो, और मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर प्रोटेक्टर का काम क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि इस टेस्ट में एक शर्त है कि तुम यहाँ पर सिर्फ चेकिंग करोगे। लेकिन नीच को जो तुम कह रहे हो, तुम ये किससे कह रहे हो वो तुम एक बार सोच लो। जो प्रोटेक्टर होता है वो दोनों लकड़ी की सॉर्ड उसके आगे डाल देता है और कहता है इसे लो और तुम दोनों एक साथ मुझ पर अटैक कर सकते हो। अगर तुम मेरा ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें तीर ले जाने दूंगा। डोमक उसको उठाता है और कहता है ये एक ऐसा चांस होगा जो दोबारा नहीं मिलेगा। ग्योंग ये जिंदगी का बदलने का एक आखिरी रास्ता है। डोमक प्रोटेक्टर पर वार कर देता है और वो जैसे ही वार करता है प्रोटेक्टर उसे आसानी से डॉज कर लेता है और दूसरे हमले को ब्लॉक कर लेता है। डोमक कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं स्वॉर्डमैनशिप में इतना वीक रहूंगा? ये मेरे मसल्स ऐसे ही नहीं बने हैं। लेकिन प्रोटेक्टर अपनी एक लंबी सांस लेता है और वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। प्रोटेक्टर कहता है मुझे शुरू से ही कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उसके मसल्स पर एक वार करता है। वो काफी चीखता है और जो डोमक था वो पीछे से ही उस पर वार करता है, लेकिन प्रोटेक्टर नीचे झुककर उसके लेग्स पर वार करता है, जिससे वो काफी ज्यादा चीखता है और जमीन पर बैठ जाता है। जैसे ही जमीन पर बैठता है वो उसके कंधे पर वार करता है और लगातार वो वार करते हुए जाता है। डोमक की हालत काफी खराब हो चुकी थी। प्रोटेक्टर कहता है तुम्हारा कैरेक्टर लोएस्ट है, तुम्हारी स्किल लोएस्ट है, तुम्हारी एबिलिटीज लोएस्ट है। लेकिन ग्योंग डोमक को पकड़कर पीछे धकेलता है और कहता है तो चलो इसे यहीं पर रोक दो, तुम्हें इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है। तुम एक रॉयल फोर्स जैसे दिखते हो। क्या तुम सचमुच रॉयल फोर्स हो और क्या तुम मारने का इरादा रख रहे हो जेसन के साथियों के बीच? और ग्योंग का वो प्रोटेक्टर गला पकड़ता है और उसके पैर पर एक छोटा सा किक करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। प्रोटेक्टर कहता है कि अगर तुम्हारी स्किल वीक है तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्टर के हाथ से उसकी जो लकड़ी वाली सॉर्ड थी वो ग्योंग ने छीन ली थी। और ग्योंग कहता है क्या तुम इसकी तलाश कर रहे थे? डोमक कहता है हालांकि उसका कैरेक्टर थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसकी स्किल वीक नहीं है।
ग्योंग उसके पैर पर वही शॉट दे मारता है जिससे प्रोटेक्टर को काफी जोरों से तकलीफ होती है। ग्योंग खड़ा होकर कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि दर्द क्या होता है, क्योंकि तुम ऐसे एक बच्चे के चाबुक की तरह घुमाते हो। मैंने एक बार तुम्हें ये करने की कोशिश की। ग्योंग डोमक की तरह देखता है और कहता है, लेकिन क्या योंगमान यूं ही बात करना ठीक रहेगा? डोमक कहता है, बकवास बंद करो और अपने आगे देखो। प्रोटेक्टर ग्योंग पर वार कर देता है और जो प्रोटेक्टर होता है वो कहता है कि ये इतनी दूरी भी नहीं थी, वो आसानी से इससे बच गया। वो इसे हिट वो उस पर लगने ही वाला था, हालांकि उसने ठीक से देखकर इसे डाल दिया। और ये बच्चा और इसकी ये आंखें काफी अच्छी हैं। इसके अलावा ये जो हरकतें उसकी बॉडी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, उसकी मूवमेंट उसकी बॉडी पर बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन इसका बिना किसी के ये सब कुछ कर लेना ये कैसे हो सकता है? और ग्योंग जो होता है उसने उसे ब्लॉक कर लिया था और ग्योंग अपनी शॉट को खिसकाते हुए उसके सिर के पास ले जाता है और अपनी जो किक थी वो उस पर करता है। लेकिन जो प्रोटेक्टर था वो उससे आसानी से बच जाता है और कहता है, ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हारी स्किल काफी अच्छी है, क्योंकि तुम अब इस मामले में आ गए हो तो मुझे भी थोड़ा और आ जाना चाहिए। तुम्हारी मूवमेंट, टैलेंट, आंखें काबिले तारीफ है। हालांकि और वो ग्योंग पर वार कर देता है। ग्योंग वहां से उसे भी डॉच कर लेता है। ग्योंग उस पर वार करने के लिए आगे जाता है और प्रोटेक्टर कहता है कि तुम ऐसे दिखते हो जैसे कि कोई मेरे सामने इंसान नहीं बल्कि एक जानवर हो। प्रोटेक्टर ग्योंग के पीछे आकर कहता है, इस टैलेंट के साथ पैदा होने के बावजूद भी तुम लोएस्ट कैरेक्टर हो, तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। ग्योंग जो होता है वो अपने कंधे पर लगी मिट्टी को बड़ी स्टाइल से झटकता है और ग्योंग कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, क्योंकि तुम फाइटिंग में हो, तुम मारे भी जा सकते थे पलक झपकते ही। प्रोटेक्टर कहता है, तुम्हारा जैसा हरामी आदमी जो बिल्कुल सस्ती चालें चलता है, ऐसी ट्रिक्स जिनका कोई मतलब नहीं बैठता। तो ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं तुम्हें तीर दे दूं और यहाँ से जाने दूं। वो अपनी असली स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है, मैंने अपना मन बदल लिया है। किंग ने तुम्हें ये जो जेट दिया था तुमने उसका अपमान किया और ये तुम्हारा एक क्राइम है। साथ ही किंग की स्वॉर्ड को अपने चालाक स्किल से चुनने की तुमने ये क्राइम किया, तो इस अपराध को तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम्हारा एक हाथ मुझे चाहिए। डोमक कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो एक रियल स्वॉर्ड है। डोमक ग्योंग से कहता है, अपने सिर को झुका लो ग्योंग, वो एक पागल कमीना है। ग्योंग कहता है कि नहीं, ये काफी सही है। ग्योंग कहता है, अब अगर स्वॉर्डमैनशिप की बात है तो मैं ये कम से कम उसे करूंगा। अगर मैं अपना एक हाथ खोने के लिए तैयार हूँ तो उसे भी अपना एक हाथ खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रोटेक्टर को गुस्सा आता है और वो कहता है, मुझे यकीन है कि तुम अभी भी थोड़े टाइम के लिए ये सब करने में कामयाब हो। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी स्वॉर्ड चला देते हैं। प्रोटेक्टर के पास रियल स्वॉर्ड थी, ग्योंग के पास वो लकड़ी की स्वॉर्ड थी। लेकिन हम दोनों स्वॉर्डों को नीचे गिरता हुआ देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर चोई जो था वो आ चुका था। चोई कहता है, लेकिन वहाँ पर जो किम था वो आ चुका था। किम कहता है, कोई भी ये चाले कैसे चल सकता है? और तुम क्या सोचते हो, जैसा कि मुझे यकीन था कि तुमने ही सारे लोगों को यहाँ पर रोक दिया। ये जॉन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ जांच करने हैं, लेकिन इसके बजाय तुमने उन सभी को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया और तुमने अपनी असली स्वॉर्ड को भी निकाल दिया। वो योजोंग जो होता है, जो कि वहाँ का प्रोटेक्टर था, वो कहता है, मैंने टॉप पर आने वाले कैंडिडेट के बीच अंतर का काम किया है। मैंने वही किया जो मुझे सौंपा गया था। ग्योंग किम से कहता है, हालांकि मैं अभी भी यहीं पर हूँ। तो जो किम होता है वो कहता है, एक जेड वाला बच्चा, ये वही है। योजोंग, एक तीर लाओ और इस बच्चे को दे दो। ये पास हो चुका है, तुम्हें भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम हार चुके हो। जो योजोंग होता है वो वहाँ के लगे सारे तीरों को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। योजोंग कहता है, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मुझे प्रोटेक्टिंग का काम सौंपा गया था। मैंने ग्रुप 3 को यहाँ पर पास आउट किया है। लेकिन जोई कहता है, तुम गुंडों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? डोमक वहाँ पर एक तीर लेकर आया था और कहता है, क्या ये तीर तुम देख रहे हो? मैं पास हो गया। ग्योंग कहता है कि जब हम दोनों लड़ रहे थे तो उसने चुपके से जाके एक जो तीर था वो लाया और वो पास हो गया। डोमक कहता है, मैं तुम्हारे कहे गए तीर के मुताबिक मैं ये लाया हूँ, तो क्या मैं पास हो गया? ग्योंग
को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है यही कारण है कि तुम्हें वो गुंडे कहते हैं। किम कहता है ग्रुप 3 का कैंडिडेट पास हो गया। ग्योंग एक तीर ले जाकर ग्योंग को देता और कहता है ग्योंग ये तुम्हारा है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे एक साथी हो। मैंने कहा कि ये पॉसिबल होगा अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। ग्योंग इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगाकर एक पप्पी दे देता है। किम युजोंग से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या बातें परेशान कर रही हैं। टेस्ट के दौरान किसी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को देखने का ये कंपटीशन है। अगर तुम इसी तरह से करोगे तो कोई भी नहीं बचेगा। युजोंग कहता है ये इन्फॉर्मर का सिलेक्शन है, ये कोई नॉर्मल सा सोल्जर का सिलेक्शन नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो किसी तरह से लास्ट सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये किम जो होता है वो कहता है तुम जिन्हें बेवकूफ कह रहे हो उन्हीं के कारण तुम अपना हाथ आज खो सकते थे। योजोंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? और योजोंग जैसे ही अपना हाथ देखता है तो उसके हाथ पर एक कट लग चुका था। किम कहता है मैंने पहली लड़ाई को खत्म कर दिया है। तो चलो सेकेंड की तरफ। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर क्योंग और डोमक भी आए हुए थे। काफी ज्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जर्नल ली था वो भी आ चुका था। सारे लोग इनमें से बातें जो थे वो कर रहे थे कि ये तो ली है। ली वहाँ जाकर कहता है कि सारे लोग शांत हो जाओ। लेकिन जो लोग थे वो सारे लोग कह रहे थे कि ली सबसे बेस्ट हैं और वो एक किंग के प्रोटेक्टर हैं और वो काफी ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं। और हम एक कटे हुए पेड़ पर एक सेव को रखे हुए देखते हैं। उसमें से एक एरो आता है जो कि उसके आर पार हो जाता है। सारे लोग इसे देखकर काफी ज्यादा खुश जो थे वो हो रहे थे। और एक बंदा कहता है कि सचमुच जोसियन का सबसे बेस्ट वो एक आर्चर है। दूसरा बंदा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ली कहता है कि तो क्या तुम सारे लोग इसे देख सकते हो? तो तुम्हारा ये पहला टेस्ट होगा कि तुम्हें इस तरबूज को अपने हाथ पर रखना होगा और तुम इसे अगर पकड़ कर खड़े रहते हो तो तुम पास हो जाओगे। बिल्कुल कुछ इस तरह से। अगर तुम पकड़ कर खड़े रहते हो तो तुम्हारे लाल रंग के उस तीर को दरवाजे की ओर फेंका जाएगा। और अगर ये तरबूज बेर के आकार का है तो ये एक अच्छा खेल होगा। लेकिन कौन पहले आना चाहेगा? एक बंदा निकल कर आता है और कहता है कि ठीक है। ली कहता है कि अच्छा मुझे ऐसे लोग काफी पसंद आते हैं तो मुझ पर भरोसा करो। और वो बंदा अपने मनी मन में कह रहा था अगर हमें इसे वैसे भी करना है तो पहले जाना बेहतर होगा। और जनरल ली काफी ज्यादा एक बेस्ट और हाईएस्ट आर्चर हैं। अगर मैं फर्स्ट हूँ तो गलती की गुंजाइश सिर्फ 0 होगी। वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है लेकिन उसकी फट रही थी क्योंकि ली ने अब पी ली थी शराब और शराब पीकर वो यहाँ पर निशाना करेगा। ग्योंग और डोमक इसे देखकर कहते हैं क्या वो शराब पी रहा है? हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ली कहता है कि तीर भाला तुम्हारी बॉडी में ये ना घुस जाए। तुम अपनी जगह पर खड़े रहोगे तो पास हो जाओगे। जो ली होता है वो अपने एरोस को शूट कर देता है जिससे उस बंदे की पूरी तरह से फट जाती है। लेकिन वो जैसे ही वो एरो उस बंदे के पास पहुंचता है वो बंदा उस तरबूज को छोड़ देता है और नीचे जोरों जोरों से हाँफने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दो। लेकिन एक जो सोल्जर होता है वो उसके पास आकर कहता है कि जो सेकेंड टेस्ट है उसका ये जो पहला कैंडिडेट था वो फेल रहा और वो उसका जो तीर मिला था उसे भी तोड़ देता है। दूसरे बंदे की बारी आती है वो भी फेल हो जाता है। तीसरे बंदे की बारी आती है वो भी फेल हो जाता है। चौथे बंदे की बारी आती है वो भी फेल हो जाता है। ऐसे ऐसे करते हुए 16 जो कैंडिडेट थे वो ही फेल हो जाते हैं। किम युजोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से गुजरने के लिए किसको बुला पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन ली की तो खासियत आर्चर ही है। ली कहता है कि ऐसे डरपोक बेवकूफों से क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं है आर्चर करने का? सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये एक इमेजिनेशन लगता है कि हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और अगला कैंडिडेट कौन होगा? तभी योंग डोमक से कहता है कि डोमक क्या तुम ठीक हो? डोमक कहता है कि चिंता मत करो अब ये आखिरी रास्ता है। अब डोमक की बारी जो थी वो आ गई थी। ली कहता है कि ऐसी कैंडिडेट मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। डोमक कहता है कि हर टेस्ट में जीतने का सिर्फ एक तरीका होता है, मैंने इसे देखा है। तो चलो जारी रखते हैं। ये पॉसिबल है कि
इसमें डर भी होगा और तीर चलाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि ली है। मुझे पता है कि वो मिस बिल्कुल भी नहीं करेगा अगर मैं ऐसा करूं तो। और जो डोमक होता है वो अपनी पीठ को आगे करता है और अपनी जो बॉडीज होती है उसे शो ऑफ करता है और उस तरबूज को पकड़ लेता है और कहता है ठीक है सर, अब मैं तैयार हूँ। अगर मैं उसकी ओर देखूं भी नहीं तो ये मुझे डर भी नहीं लगेगा। गियोंग कहता है डोमक, जैसा कि तुम में से उम्मीद थी, तुम्हारे मसल्स काफी कूल लगते हैं। ली कहता है कि ठीक है तो फिर। डोमक कहता है कि मैं काफी मुसीबत में हूँ, एक वेरिएबल जिसका मैंने हिसाब भी नहीं किया। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। डोमक को डर तो लग रहा था, लेकिन जैसे ही तीर आता है उसके तरबूज को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन डोमक को शौक लग चुका था। सारे कैंडिडेट आपस में बातें कर रहे थे कि उसने लास्ट मोमेंट में उसे पलट दिया। क्या ये बेवकूफ था? लेकिन किम कहता है कि कांग्रेट्स, तुमने काफी अच्छा किया। और जो डोमक होता है वो कहता है कि हाँ। ली कहता है कि ठीक है, अब हमारे पास एक जो आदमी है जो पास हो चुका है, तो नेक्स्ट आ जाओ घोस्ट और शैडो। गियांग। ली गियांग के पास आता है और गियांग कहता है गियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गियांग कहता है कि मैंने जेट को खो दिया, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। सारे कैंडिडेट आपस में बातें कर रहे थे कि घोस्ट, शैडो, गियांग, ये आखिरकार ये है कौन? और ये उत्तरी जगह में काफी पॉपुलर है, जिसने बारवन के लोगों को खुलेआम मारा है। डोमक कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि गियांग घोस्ट और शैडो के नाम से फेमस है। इसमें कोई हैरानी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कि मैंने इसका नाम पहले भी सुना है। डोमक होता है योजोंग से कहता है इसका मतलब है कि जेड की कहानी बिल्कुल सच है। किम ली के पास आता है और कहता है इस बच्चे ने जेड के बारे में बात की थी, लेकिन इसे टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई भी सबूत नहीं है। क्योंकि यही सच है, इस बच्चे को तुरंत भर्ती किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं। ली कहता है कि अरे छोड़ो भी गियांग, ये सच है कि तुम्हारे पास जेड नहीं है। इसके अलावा इस तरह के टेस्ट देना तुम्हारी तो खासियत होनी चाहिए, और अभी अभी इस तरह की चीजों के साथ तुम यही करोगे। तो चलो अब तीर को यहीं पर छोड़ दो और अपनी पोजीशन ले लो। गियांग खड़ा हो जाता है। गियांग के चेहरे पर ना ही कोई डर था और ना ही कॉन्फिडेंस। डोमक कहता है जैसा कि ली से एक्सपेक्टेड था, तो फिर उसमें कोई शक नहीं है कि वो मिस्टेक नहीं करेगा। गियांग के लिए उसका बर्ताव जिस तरह से है, ऐसा लगता है कि जेड को उसी ने चुराया है। रिजल्ट ये है कि गियांग का फैसला क्या होगा। हालांकि उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ करने वाला है। ली कहता है ये मजेदार होगा। घोस्ट, शैडो, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मेरी आंखें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तुम्हारे टैलेंट को मैं देखना चाहता हूँ। और जो ली था उसने एरोस को फायर कर दिया था। किम कहता है मुझे यकीन नहीं है कि वो सिर को निशाना उसने बनाया। क्या ये जानबूझकर किया या अनजाने में? गियांग की तरफ वो तीर बढ़ रहा था। गियांग कहता है ये खतरनाक है, क्या मुझे इसे डॉज करना चाहिए? डोमक चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम इससे बच जाते हो तो तुम फेल हो जाओगे गियांग, इसे तुम्हें करना होगा। लेकिन गियांग ने उसे तीर को डॉज कर लिया था, लेकिन अगले ही पल गियांग ने उस तीर को अपने हाथों से पकड़ लिया था। सारे लोग हैरान रह चुके थे कि उसने एक उड़ता हुआ तीर को पकड़ लिया, वो भी अपने हाथों से। गियांग उस तीर को पकड़े हुए होता है और उस तरबूज पर घोंप देता है। गियांग कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ये हो भी सकता है, तो क्या मैं पास हो गया? और ली कहता है कि ये शानदार है, जैसा कि मुझे तुमसे एक्सपेक्ट था। हा, तुम काफी अच्छी तरह से पास हो गए। मुझे निराश मत करना, तुम सचमुच, तुम में कुछ तो बात है। तो ठीक है, जल्दी से बाकी लोगों को खत्म करते हैं। तो अगला कौन है? आ जाओ। एक जो बंदा आता है जिसका नाम डैम होता है। हालांकि इसका नाम अभी तो नहीं बताया गया था, इसका नाम 2-3 चैप्टर आगे बताया गया था, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। ली और ज्यादा शराब को पी लेता है। किम ली के पास आता है और कहता है सर, बाकी की टेस्ट हम कल पूरी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। ली कहता है इतनी सी शराब से तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हालांकि मैं से पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा, इंतजार करो। ली अपने एरोस को शूट कर देता है और जो चाहता है बिल्कुल सीधे डैम की चेस्ट पर लग जाता है। सारे लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ली कहता है कि क्या ये अभी ऐसा हुआ और क्या तुम ठीक हो? ली डैम के पास आता है और कहता है तुम ठीक हो, ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो चिंता मत करो, तुम अभी मरोगे नहीं। थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन बनो,
मैं तुम्हें पास कर दूंगा। डैम कहता है, इस देश में सभी टॉप पर बैठे लोग ऐसे ही है क्या? लोगों को एक मजाक की तरह जो बर्ताव करते हैं। और स्टार्टिंग से ही क्या तुम्हारा किंग भी इसी तरह है? ली कहता है, ये ठीक है। और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला था और कहता है, इस देश, इस किंग का अपमान करना मतलब कि मेरा अपमान करना। और वो उस पर अपनी जो स्वॉर्ड थी उसके गर्दन के पास रखता है और कहता है, भले ही मैं यहाँ पर तुम्हारी जीभ का 3 इंच हिस्सा काट दूं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कोई आता है और कहता है, मुझे आशा है कि तुम्हें ये गलत बिल्कुल नहीं लगेगा। वहाँ पर चोई जो था वो आ चुका था और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कल मजिस्ट्री को माफ करने के लिए तुम्हें जाना होगा, माफी मांगने के लिए मजिस्ट्री के पास। क्या तुम समझ गए गधे? और हमें ली के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि उसका जन्म राजकुमार से पहले स्ट्रगल किंग के बाद हुआ था और वो आर्चर के सबसे बड़े बेटे के रूप में पैदा हुआ था। और वो तुरंत गवर्नमेंट पोस्ट पर जल्दी से पहुंच गया और उसने 3rd क्लास मिलिट्री ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था। जो युडोंग के साथ वो जोसन की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड में से एक था। उसे सबसे ग्रेट स्वॉर्ड कहा जाता था, जो कि गॉड ने उसे एक टैलेंट दिया था। और जल्द ही जोसियन की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड को खुद ने उसने हासिल किया। वो एक ऐसा ऑफिसर था जो सब कुछ करने में कामयाब था। इस नेशन के लिए वो अपनी जान दे भी सकता था और किसी की जान ले भी सकता था। लेकिन प्रॉब्लम्स तो ये थी कि उसने शराब पीना चालू कर दिया, भद्दी बातें करना और वेश्याओं के साथ सोना कर पसंद कर लिया। और जैसे जैसे वो अपनी पोस्ट पर आगे बढ़ता रहा, ये एक्सीडेंट लगातार होते रहे। ली जोई से कहता है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो? जोई कहता है कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? ली कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने कंधों को सीधा करते हुए फिर हवा में देखना चाहिए, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो चलो इसे आजमाते हैं कि सबसे अच्छा स्वॉर्डमैन कौन है। और वो वहां से भाग रहा था उससे लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो थे वो ली को पकड़ रहे थे। जोई कहता है कि तुम आखिरकार ये कर क्या रहे हो? ली जो कि वेश्याओं के साथ बैठा हुआ था, ली कहता है कि देखो यहाँ पर कौन आया है। जोसियन की सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन सिर्फ बाला शख्स यहाँ पर आया है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? एक कप ड्रिंक। जोई एक कप को उठाता है और ली पर वार कर देता है। और इसके अलावा ली के कारण कई सारी दुर्घटनाएं पैर हुई, लेकिन एंड में सारे लोग इससे तंग आ चुके थे। एक एल्डर कहता है कि आपको उसे सजा देनी ही होगी, लेकिन जो किंग होता है वो कहता है, मैं जल्द ही इसकी सजा नहीं सुना सकता, इसलिए अब इस मामले को मेरे सामने कभी मत लाना। जो डमक होता है वो कहता है, यह सही है। भले ही ली उन सभी घटनाओं का कारण बनता था, लेकिन उसे एक बार भी सजा नहीं मिली। क्यों कहता है, ऐसा कुछ सचमुच है भी। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ चुका था। तो ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक आर्चर का बेटा था। क्या तुमको नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक जल्द ही मिलिट्री ऑफिसर बन गया? ली हमारा सीन अब प्रेजेंट में आ चुका था। जोई जो होता है उस पर काफी ज्यादा चीख रहा था और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ली तुमने आखिरकार ये क्या किया? ली कहता है, ओल्ड मैन अपनी डांट के साथ बड़बड़ा रहा है, यहाँ तक कि सड़कों पर, नगर में और प्रशासन में ये सब कुछ वो करता रहा है कि जोसियन में 2 सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन से बड़े इंसान हैं। तुम क्या सोचते हो कि जनरल जोई तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? इस जगह की असल में जोसियन के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड कौन है? मुझे लगता है कि वो मैं हूँ। जोई कहता है कि ले क्या तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो? लेकिन जो सोल्जर होता है वो कहता है कि जर्नली अपना ख्याल रखना। और जो ली होता है वो जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन ली वहां से पलक झपकते ही दूर हो जाता है। ली अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं आज तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। ली पर अटैक होता है, ली उसे डॉज कर लेता है। ली कहता है, ये काफी मुझे पसंद आया। लेकिन ली जोई के पीछे आकर उसके हाथ में अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर देता है और कहता है, सर अब आप काफी बूढ़े हो चुके हैं और आप काफी स्लो हैं। ली जोई का सर उसकी गर्दन से अलग कर देता है और लगातार उस पर वार करते हुए जा रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था और कह रहा था, मैं हूँ जोसियन की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड। हालांकि ये बस एक ली की इमेजिनेशन थी। अभी इसकी फाइट हुई है ना जो जोई के साथ, ये बस एक इमेजिनेशन की फाइट थी। किम कहता है जोई से, सर अब हमें क्या करना चाहिए? जोई कहता है, वो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। मैं नहीं जानता कि ऐसे आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। जोई ली के पास जाता है और उस पर
पीछे से एक एक कर कहता है उसे मारने का कोई भी मतलब नहीं है। और जो ली था वो कहता है मैं ही हूँ बेस्ट स्वाट जैसॉन की। किम कहता है मैं टेस्ट के बारे में क्या करूँ बाकी के कैंडिडेट का। जोई कहता है इसका क्या मतलब है, हमें टेस्ट के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। हम सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपना टेस्ट कंटिन्यू कर रहे थे। जो किम होता है डोमक से आकर कहता है आर्चर सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है जो जोसन का एक है, उसके साथ अपनी एबिलिटीज दिखाने में वो कामयाब होना ये इस एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट बातें रखती हैं। डोमक कहता है तो फिर ऐसा क्यों है, तीर चलाना मैंने कुछ ऐसा सोचा था जो कि मजे के लिए है। और क्या उस तरबूज को हमने ऐसा ही किया, उसने अपनी खुशी के लिए सब कुछ किया। ये काफी परेशानी भरा है। क्यों इस बातों को सुनकर कहता है ये सच है कि वो काफी स्ट्रांग है, इस हद तक कि वो इतना कुछ करने के बाद भी उसे सजा आज तक नहीं दी गई। जोई कहता है कि उसने अपने नंगे हाथों से एक उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया क्योंकि जोई के पास एक सोल्जर आया हुआ था जो कि गियोम की फाइट को देख रहा था। वो कहता है कि हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ। ली ने जब उसकी ओर उस तीर को फेंका था तो उसने अपनी हाथों से उस तीर को पकड़ लिया था और मैंने तो उसे देखा था। मैं तो तब भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने सुना है कि वो बच्चा उत्तरी जगह में घोस्ट और शैडो के नाम से काफी मशहूर है। मिनिस्ट्री ने उसे जेट भी दिया था ताकि उसे ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन जोई कहता है अभी तुम यहाँ से जाओ और उस जेट की बात को हमेशा के लिए भूल जाना। ये काफी अच्छा चांस होगा, मुझे उस बच्चे की एबिलिटीज को खुद देखना है। और अगला जो एग्जाम था हम उसके एग्जामिनर को देखते हैं जो कि सारे लोगों में अनाउंस करता है कि ये जो टेस्ट है ना वो एक कॉम्बैट होने वाला है। डोमक इसे सुनते हुए कहता है कि इस टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक अच्छा कॉम्बैट कैंडिडेट को दिखाना जो कि काफी अच्छी तरह से कॉम्बैट जानता हो। गियोम डोमक से कहता है इसलिए नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही राउंड में काफी बुरी तरह मारा था। डोमक कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, किसी भी साथी को एक दूसरे से कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। एक बंदा डोमक के पास आकर कहता है मेरे बारे में क्या ख्याल है। डोमक कहता है तुम्हारे पास काफी अच्छी बॉडीज है और डोमक को उससे तो प्यार ही हो गया था। एक बंदा कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लोग अपनी अपनी जो टीम थी वो बना रहे थे लेकिन गियोम के साथ कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो इंसान क्योंकि पागल था जिसे घोस्ट शैडो के नाम से जाना जाता था, उसके खिलाफ लड़ने की बेवकूफी कोई नहीं करना चाहता था। एग्जामिनर कहता है गियोम तुम अकेले क्यों हो, क्या तुम्हारी मदद कोई नहीं कर रहा। एक बंदा निकल कर आता है जो कि डैम था, वो कहता है मैं गियोम के खिलाफ लड़ूंगा। एग्जामिनर कहता है तुम ऐसी सिचुएशन में हो और तुम ये कह रहे हो तुम ली के तीर से काफी मुश्किलों से बचे हो, इसलिए तुम्हें रिकवरी पर ध्यान देना होगा, हम तुम्हें इस टेस्ट में पास कर देंगे। डैम कहता है कि नहीं प्लीज मुझे इस आदमी से आप लड़ने दीजिए। गियोम डैम से थोड़ी लो वॉइस में कहता है मुझे लगता है कि तुम गलत आदमी के पास आ गए हो तो चुप हो जाओ। लेकिन डैम गियोम की कॉलर को पकड़कर कहता है मैंने सुना है कि तुमने अपने सिस्टर की इमेजिनेशन को देखा है जिसे बारवन के लोगों ने बहुत ही बुरी तरह मारा था। तुम अपनी सिस्टर ने तुमसे ये कहा था कि तुम फाइटिंग नहीं करनी है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो कहता है ये ठीक है तो तुम दोनों। गियोम कहता है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम मारे भी जा सकते हो। और यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो तो तुम्हें क्या करना है वो मुझे पता है, मैं घंटा नहीं बोलने वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।